हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं खिलजी वंश से संबंधित टॉप 30 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, खिलजी वंश जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक ट्यूमर्स की हत्या करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का समय काल देखें तो 1290 से लेकर के 1320 माना जाता है, मात्र 30 वर्षों का शासनकाल। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर देखा जाए, जो 5 वंशों ने शासन किया उसमें जो सर्वाधिक कम समय के लिए शासन करने वाला जो वंश था वो क्या था? खिलजी वंश था। परंतु फ्रेंड, खिलजी वंश जिसे हम खिलजी क्रांति के नाम से भी संबोधित करते हैं, ये वो समय है जब सत्ता में जो तुर्क अमीरों का नियंत्रण होता था, जो तुर्क अमीरों का एकाधिकार होता था, इस दौरान हमें पूर्णतः समाप्त होते दिखेगा। खासकर जब हम इस वंश के अंतर्गत जो शासक आएगा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजिया, अलाउद्दीन खिलजिया की नीतियों को देखेंगे जिसने इन तुर्क अमीरों के, इन उलेमाओं के जो शासन प्रशासन में एकाधिकार था, किस तरीके से उसने समाप्त कर दिया और एक तरीके से राज्य और धर्म को उसने पूर्णतः पृथक कर दिया। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम उसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो खिलजी वंश से संबंधित एक एक प्रश्नों को हम देखेंगे जो अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए, और इन प्रश्नों के ही थ्रू हम अपने क्लास को यानी कि अपने इस चैप्टर को भी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? बर्नी जो कि एक इतिहासकार हैं जिन्होंने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी। तारीख़ फ़िरोज़शाही से हमें खिलजी वंश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो बर्नी ने एक कथन दिया, वो किस सुल्तान के लिए दिया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने कहा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत, फ्रेंड शरीयत होता है इस्लाम का धार्मिक कानून होता है, तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अलाउद्दीन खिलजी की फ्रेंड बात करें, अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 में गद्दी पर बैठता है और देखा जाए 1316 तक शासन करता है, 20 वर्षों का शासनकाल। इसके राज्याभिषेक के बारे में भी जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली में बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक होता है, और एक इतिहासकार है जिनका नाम है स्टेनले लेनपुल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेनपुल। ठीक है, लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा। प्राचीन भारत की क्लास में आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, उसने विभिन्न अभियान किए उत्तर और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत के राज्यों को जीता जब उसने, तो उसके लिए एक अलग नीति अपनाई, और जब दक्षिण भारत के जिन राज्यों को जीता उनके लिए एक अलग नीति चलाई। ठीक उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी भी रहता है, और ये भी अपने उत्तर भारत के राज्यों के लिए एक अलग नीति और दक्षिण भारत के राज्यों को अप्रत्यक्ष तरीके से अपने नियंत्रण में लाता है, इसलिए इसको लेनपुल के द्वारा सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो इसने अपने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। इसका राजत्व का सिद्धांत राज्य और धर्म के पृथक्करण पर आधारित सिद्धांत था, यानी कि राज्य और धर्म को इसने पूर्णतः पृथक कर दिया, पूर्णतः अलग कर दिया। यानी कि धर्म का किसी भी रूप में राज्य के प्रशासन में, राज्य के कार्यों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसने उलेमाओं की शक्ति को नियंत्रण किया, यानी कि उलेमाओं के जो एक तरीके से एकाधिकार होता था उसको इसने समाप्त कर दिया। उलेमाओं से ये किसी भी तरह का सलाह नहीं लेता था। और इतना ही नहीं फ्रेंड, खलीफा जो कि इस्लाम धर्म के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख हुआ करते थे, और जो नया राजा या सुल्तान बनता था उसको ये उसके पद की मान्यता दिया करते थे। परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है तो इसने उलेमा से अपने अधिकार पत्र के लिए किसी भी तरह का कोई आवेदन नहीं किया, बल्कि इसने खलीफा के पद को तो माना, परंतु खलीफा के द्वारा जो सुल्तान को उसकी पद के लिए जो मान्यता दी जाती थी उसको इसने अस्वीकार कर दिया। इसने खलीफा के जो राज्य के मामले में हस्तक्षेप को ही अस्वीकार कर दिया। और फ्रेंड, इसका ये कहना था कि जो सुल्तान ही है उसके द्वारा जो बनाया गया कानून ही वो ही सबसे ऊपर है, यानी कि सुल्तान के शब्द ही इसके लिए कानून है। जो सुल्तान बोल देगा वही सबके लिए कानून होगा, किसी खलीफा के द्वारा बनाया गया कानून को ये मान्यता नहीं देता है। तो यही इसका राजत्व का सिद्धांत था, जिसको बर्नी ने कहा कि जब वह
राजत्व प्राप्त करता है तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब ये खुद का कानून चला रहा है, कोई शरीयत नहीं, किसी इस्लामिक धर्म के कानून को ये नहीं मान रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। ये प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन आया था। तो हमारा आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक हुआ करता था। वो शासन संभालने के बाद, गद्दी प्राप्त करने के बाद वो क्या, एक नया धर्म की स्थापना करना चाहता है। नए धर्म की स्थापना के साथ साथ वो विश्व विजय भी करना चाहता है, परंतु काफ़ी उलेमा विरोध करते हैं। और चूंकि नया नया वंश आया रहता है तो इसका एक मित्र रहता है, इसका मित्र जिसका नाम है अलाउल मुल्क। ठीक है, अलाउल मुल्क, ये नाम ध्यान रखिएगा, अलाउल मुल्क, जो कि दिल्ली का कोतवाल रहता है और एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसका अलाउद्दीन खिलजी सलाह को मानता था। अलाउल मुल्क के सलाह पर इसने अपने इस विचार को त्याग दिया, यानी कि नए धर्म को चलाने के विचार को त्याग दिया, साथ ही विश्व विजय जो करना चाहता था उसको भी इसने त्याग दिया। तो हमारा आंसर क्या है, कौन सा सुल्तान विश्व विजय या फिर नया धर्म चलाना चाहता था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको दूसरा सिकंदर कहा जाता है? दूसरा सिकंदर, सर प्राचीन भारत में आपने सिकंदर को पढ़ा ही होगा, जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं। बेबीलोनिया का शासक था सिकंदर, जो कि विश्व विजय, प्राचीन भारत में वो या प्राचीन इतिहास में वो विश्व विजय करने निकला था। उसका जो विश्व को पूरा जीतने का अभियान था, ठीक उसी तरीके की इसकी भी एक विचारधारा थी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो उसको दूसरा सिकंदर कहा जाता था क्योंकि ये भी विश्व विजय करना चाहता था। तो आंसर क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन है फ्रेंड? इस वंश का संस्थापक। चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की? ठीक है, सिकंदर सानी की जिसने उपाधि धारण की, कौन होगा? जस्ट अभी आपको बताएगा, जो सिकंदर महान के नाम से जाना जाए, यानी दूसरा सिकंदर जाना जाता है, कौन है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड, सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है, या सिकंदर सानी की इसने उपाधि धारण की थी, इसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। और सिकंदर सानी की उपाधि को इसने जो उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी, इसने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। कौन है वो? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? फ्रेंड, मंगोल जो थे वो देखा जाए काफ़ी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। मंगोल जो आपने देखा होगा ना, चीन के उत्तर के क्षेत्र में एक मंगोल जो है, आपने मंगोलिया देखिए, अभी भी एक कंट्री है, तो वहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा आक्रमण किया करते थे। और हमने इल्तुतमिश के भी समय देखा था किस तरीके से चंगेज खां के द्वारा सिंधु के क्षेत्र में आ जाते हैं, परंतु इल्तुतमिश की कूटनीतिक चाल से, उसकी दूरदृष्टिता इतना मजबूत, वो दूरदृष्टि का शासक रहता है कि उसने अपनी कूटनीति के द्वारा भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। परंतु जब खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के समय भी मंगोल आक्रमण होते हैं, उसमें जो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होता है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है, जिसमें जब ये गद्दी पर बैठता है तो 1296 में एक मंगोल सेना नायक है जिसका नाम है कादर खां के नेतृत्व में पहला आक्रमण इसके समय में होता है। ठीक है, तीसरे आक्रमण जो कि 1299 यानी कि 1299 में मंगोलों का फिर से आक्रमण होता है, और उस समय मंगोल का जो सेना नायक रहता है वो उसका नाम है कुतलुक खां। कुतलुक खां के नेतृत्व में जो है तीसरा मंगोल आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना का नेतृत्व कर रहा होता है वो कौन है, और जिसकी इसी दौरान मृत्यु हो जाती है वो कौन है? जफ़र खां, नुसरत खां, अल्प खां, उल्ग खां। तो हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? जफ़र खां जो है वो तीसरे अभियान यानी कि तीसरे मंगोल आक्रमण के दौरान मारा जाता है। और इसी दौरान जब ये इनकी सेना रहती है, यानी कि जो मुगलों की सेना रहती है जिसका नेतृत्व कुतलुक खां कर रहे हैं, और जो आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जो सेना नायक रहता है जफ़र खां, इन दोनों सेनाओं का जो आमना सामना होता है वो कीली के मैदान में होता है। ध्यान रखिएगा, कीली के मैदान में ये ध्यान रखिएगा, किली के मैदान में इन दोनों ही सेनाओं का आमना सामना होता है, जिसमें जफ़र खां जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। जफ़र खां की फ्रेंड बात करें तो जफ़र खां को युगों का हीरो या फिर इसको रुस्तम कहा जाता था, और इसके बारे में कथन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया कथन है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा
मिल गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति के लिए एक कथन दिया, एक वाक्यांश दिया जिसका मतलब यानी कि बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा मिल गया, ये जफ़र खां के लिए बोला गया था। नुसरत खां फ्रेंड, नुसरत खां जब ये इसका एक सेनापति रहता है, जब ये गुजरात अभियान करेगा तो नुसरत खां और उलुग खां ये दोनों गुजरात अभियान के दौरान जाते हैं। और यही नुसरत खां है जिसने मलिक काफूर को इसने खरीदा था 1000 दिनार में। मलिक काफूर जो कि हिंदू से मुसलमान बना एक हिजरा था और काफ़ी योग्य रहता है, जिसको नुसरत खां ने गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था। उलुग खां के बारे में भी अगर आपको याद है तो उलुग खां जलालुद्दीन खिलजी के समय इसने ये एक मंगोल रहता है फ्रेंड, और अपने इस्लाम स्वीकार कर लिया रहता है। तो उलुग खां जो है मंगोल रहता है और ये आक्रमण किया रहता है जलालुद्दीन खिलजी के समय। और हमने आपको बताया था जलालुद्दीन खिलजी जो है बहुत उदार, एक तरीके से उदार शासक रहता है। वो अपने दुश्मनों को हमेशा क्षमा कर देता है। इसी क्रम में देखा जाए तो उलुग खां को भी इसने क्षमा कर दिया था और उलुग खां और अपने कुछ साथियों के साथ भारत में ही रहने का योजना बना लेते हैं, भारत में ही वो रह जाते हैं और इन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये उलुग खां इसी का सेना नायक भी रहता है, ये जाता है गुजरात अभियान के दौरान। तो वैसे हमारा आंसर क्या हो गया, जफ़र खां जो तीसरे मंगोल आक्रमण के दौरान मारा जाता है और जिसके मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, कुतलुग खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था। रानी पद्मावती के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। चित्तौड़ विजय के दौरान जब चित्तौड़ अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी में, तो उस समय रानी पद्मावती के पति और खासकर चित्तौड़ के शासक कौन थे, तो ये बताइए आंसर। महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो ये बिहार पीसेस फ्री 1999 में प्रश्न आया था। तो आंसर क्या हो गया, राणा रतन सिंह। चित्तौड़ के शासकों को राणा कहा जाता था। तो राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के दौरान शासक रहते हैं और इन्हीं की पत्नी है रानी पद्मावती। चूँकि कई जगह हमने कहानियाँ पढ़ी, जैसे पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो हिंदी जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें पद्मावत कहानी में कहा, ऐसा बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी रानी पद्मावती की खूबसूरती से इतना प्रभावित हो जाता है कि ये उनको अपनी रानी बनाना चाहता है। इसी के लिए इसने आक्रमण किया था, कहाँ पे, चित्तौड़ पर। और इसके बारे में अगर जो हमें इसके बारे में जो वर्णन मिलता है, इसके चित्तौड़ आक्रमण के बारे में जो हमें वर्णन मिलता है वो अमीर खुसरो के खज़ाइन उल फुतह वर्णन, जो अमीर खुसरो की खज़ाइन उल फुतह जो रचना उसी में वर्णन मिलता है और इसी पर आधारित जो है पद्मावत भी लिखी गई थी। और खज़ाइन उल फुतह में अलाउद्दीन खिलजी को देखा जाए तो सुलेमान के नाम से और रानी पद्मावती को सेवा के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, नाम से संबोधित किया गया है। और फ्रेंड अगर आप थोड़ा सा विचार करें कि क्या सिर्फ यही कहानी रह सकती है अलाउद्दीन खिलजी का कि चित्तौड़ पर आक्रमण करना। फ्रेंड अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें थोड़ा सा, भारत की, ये भारत है, इसकी थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति आप देखें तो देखिए ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे दिल्ली है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बैठा है। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में जो प्रथम अभियान है वो गुजरात पर रहता है। ठीक है, क्लास में सारी चीज़ें बताई, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। गुजरात का अभियान करता है। गुजरात के उस समय राजा रहते कणद्वितीय अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के भाग जाते हैं और कणद्वितीय की जो रानी रहती है जिनका नाम था कमला देवी, वो खिलजी सैनिकों के हाथ में आ जाती हैं और फिर यही आगे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लेता है जब ये लेके जाते हैं। ठीक है, तो गुजरात चूँकि आप देखें तो एक व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध स्थल है। चूँकि एक देखेंगे समुद्र से लगा हुआ है, इसलिए इस पर अधिकार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक अलाउद्दीन खिलजी समझता है, क्योंकि ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। अगर आप दिल्ली से आप गुजरात जाना चाहें तो देखिए राजस्थान से होते हुए जाएंगे तो आपके लिए जल्दी होगा, लेकिन उस समय राजस्थान के क्षेत्र में राजपूताना जो थे, राजपूताना वाले क्षेत्र में काफ़ी शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। इसलिए प्रारंभ में इसने गुजरात पर नियंत्रण करने के लिए मालवा से होते हुए गुजरात पर इसने नियंत्रण किया, परंतु इसका अभी भी गुजरात पे ये पूरी तरीके से ऐसे रास्ते से नियंत्रण करना चाहता था जहाँ पे ये सीधा कंट्रोल ले सके। तो अब इधर से अगर रास्ते में करता है, मतलब इधर से अगर वो राजस्थान से होते हुए गुजरात में करेगा तो ये सीधा पड़ेगा, और लेकिन रास्ते में कौन आ रहा है, चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ पर अगर कोई और शासक रहेगा तो ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक रहेगा, किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक तरीके से, क्योंकि दूसरा शासक रहेगा तो ये बार बार इसके चीज़ों पे आक्रमण कर सकता था। इसलिए चित्तौड़ पर अधिकार करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए आवश्यक था ताकि ये गुजरात के क्षेत्र पे अपना पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर सके। तो ऐसा इतिहास में ऐसा ये चीज़ लिखी गई है।
बाकी कहानियों में रानी पद्मावती की खूबसूरती की वजह से काफ़ी ये प्रभावित रहता है। ठीक है, मैंने क्लास में और भी चीज़ें बताई किस तरीके से इसके बारे में यानी कि रानी पद्मावती के बारे में सुनते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो राणा रतन सिंह की पत्नी रहती हैं रानी पद्मावती, जो कि चित्तौड़ के शासक रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण देख लीजिए, यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। देखिए फ्रेंड, कथन तो हमारा सही है, परंतु कारण की बात करें फ्रेंड तो कारण जो है वो हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण अभियान जो है उसका धन प्राप्ति का ही मेन उद्देश्य था। फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी जो विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का ये शासक रहता है। और ये जो है ये प्रथम सुल्तान रहता है जिसने दक्षिण भारत में, एक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान रहता है जिसने अपने विस्तारवादी नीति की। और ये देखा जाए तो जब जलालुद्दीन खिलजी के ही समय में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहाँ पे इसने एक तरह बहुत काफ़ी धन वगैरह लूटा था जलालुद्दीन खिलजी से बिना पूछे ही। एक तरीके से उनके बीच मनमुटाव भी हुआ था। तो ये अप्रत्यक्ष एक तरीके से ये वहाँ पे धन की प्राप्ति करना चाहता था, परंतु वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं करना चाहता था। ये चीज़ गलत है, बल्कि वहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीके से वहाँ पे नियंत्रण करना चाहता था। अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण यानी कि वहाँ के जो राज्यों को अपनी अधीनता को स्वीकार करवाता था और उनसे क्या करता था, राजस्व की प्राप्ति करता था। ठीक है, राजस्व की प्राप्ति कौन करता था, अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिण के अभियान का जो हमें वर्णन मिलता है फ्रेंड, कहाँ पे मिलता है, जो दक्षिण के अभियान का हमें ये जो बातें की गई हैं वो हमें क्या किया गया, जो अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतह में, बरनी की तारीख़ फिरोज़शाही में हमें इन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। और दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व जो करता है वो कौन करता है, मलिक काफूर। फ्रेंड, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके सारे अभियानों का ये स्वयं नेतृत्व नहीं करता, इसके लगभग अभियानों का इसके सेनापति के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। परंतु एक ये चित्तौड़ का अभियान जो रहता है इसने स्वयं नेतृत्व किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चित्तौड़ का अभियान जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसका स्वयं नेतृत्व किया था। बाकी दक्षिण के अभियान में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो इसका सेनापति मलिक काफूर, जिसे हम 1000 दिनार के भी नाम से जानते हैं और जिसको खरीदा किसने था, गुजरात अभियान के दौरान इसके सेनापति नुसरत खान ने इसको खरीदा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। फ्रेंड, देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। देखिए राणा रतन सिंह तो आप निकाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड ध्यान रखें, अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी ना तो आप वैसे भी चीज़ों को सोचें। देवगिरी दक्षिण का है, राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक रहते हैं। मलिक काफूर तो देखा जाए इसका सेनापति रहता है जो इसके दक्षिण के अभियानों में नेतृत्व करता है, जो दक्षिण के अभियानों का नेतृत्व करता है इसका सेनापति मलिक काफूर रहता है, जिसे 1000 दिनार, ये भी 1000 दिनार कहते हैं। तो हमारे ये भी निकल गया। अब देखिए दो बचता है, रामचंद्र देव और प्रताप रुद्र देव। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रामचंद्र देव जो है वो देवगिरी का शासक रहता है। जो कि आप देखेंगे जो सर्वप्रथम जो इसने दक्षिण में अभियान किया था, वो सबसे पहला जो अभियान किया था वो वारंगल के खिलाफ किया था। ठीक है, वारंगल जो तेलंगाना, जहाँ पे काकतीय वंश के शासक जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। ठीक है, जो ये रहते हैं ये प्रताप रुद्रदेव। तो मलिक काफूर सर्वप्रथम जो है वो वारंगल के खिलाफ अभियान करता है और वहाँ पे ये क्या होता है, पराजित होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा 1303 में। ठीक है, 1303 में पराजित होता है। तो ये एक असफल अभियान होता है। परंतु जो देवगिरी का अभियान रहता है ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में पहला सफल अभियान रहता है और ये भी इसका नेतृत्व किसने किया था, मलिक काफूर ने किया था। और यहाँ का शासक रहता है देवगिरी में, फ्रेंड देवगिरी में यादव वंश रहता है, यादव वंश का शासक रहता है रामचंद्र देव। ये पराजित होता है और ये पराजित होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। और फिर देखा जाए, कहा ऐसा जाता है कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता को स्वीकार करने के बाद मलिक काफूर के साथ ये अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली जाता है। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इससे प्रसन्न होता है रामचंद्र देव से, और रामचंद्र देव से प्रसन्न होकर के इसको एलचुरी, ठीक है, सॉरी, इसको कौन सी उपाधि देता है, राय रायन की। ठीक है, राय रायन की उपाधि देता है, राय रायन की उपाधि देता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी देता है किसको, रामचंद्र को देता है, रामचंद्र देव को। और रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी को एलचुरी, ठीक है, एलीचपुर, ये भी ध्यान रखिएगा, एलीचपुर एक स्थान है, एलीचपुर
एलिचपुर की आय को भेजने का वादा करता है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से रामचंद्र देव। ठीक है, तो ये चीज़ रहता है। फिर आगे देखेंगे 1313 में जब रामचंद्र देव का पुत्र आता है जिसका नाम है शंकर देव, जिसे हम सिंघल देव के भी नाम से कहते हैं, तो वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, उसको जो वार्षिक आय रहती है उसको देना बंद कर देता है। और फिर 1313 में अलाउद्दीन खिलजी पुनः क्या करेगा? 1313 में पुनः एक बार देवगिरी पर आक्रमण करेगा और रामचंद्र देव के पुत्र जिसका नाम है शंकर देव को पराजित करके उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा किस इतिहासकार ने अलाई दरवाजे को कहा है? पर्सी ब्राउन, मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, स्मिथ। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा मार्शल के द्वारा अलाई दरवाज़ा को इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा गया है। अलाई दरवाज़ा जिसका निर्माण देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में कराया गया था कुतुब मीनार के पास में। ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो अगर आपने अलाई दरवाज़ा देखा होगा, देखिए हमने तुरंत जब हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें सामने एक पिक आ रही थी, वो अलाई दरवाज़ा की ही थी। तो अलाई दरवाज़ा के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है वो भारत में सही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया या वैज्ञानिक विधि पर बनाया गया प्रथम गुंबद माना जाता है। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी जो कि हमें भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, उसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। और अलाई दरवाजे की जो एक और खासियत ये है कि ये केवल इस्लामी पद्धति पर निर्मित भारत की पहली इमारत है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, अमीर खुसरो के खुजैन उल फतह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? दक्षिण भारत में मलिक काफूर, मेवात प्रदेश में सुल्तान बलबन, गुजरात में मोहम्मद तुगलक, उड़ीसा में फिरोज तुगलक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दक्षिण भारत में मलिक काफूर के जो वर्णन हमें मिलता है, मलिक काफूर के द्वारा जो दक्षिण भारत में अभियान किया गया था वो किया गया था, उसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है अमीर खुसरो के खुजैन उल फतह से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को हमें सूची 2 से सम्मिलित करना है। फ्रेंड सूची 1 में हमें उन क्षेत्रों उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अभियान किया गया और उस अभियान के द्वारा जो उस क्षेत्र उस राज्य के जो शासक हुआ करते थे वो हमें सूची 2 में दिए गए और हमें मिलाना है। देखिए रणथंभौर की फ्रेंड बात करें तो रणथंभौर का विजय जो किया गया था वो 1301 में किया गया था। ठीक है, 1301 में रणथंभौर की विजय की गई थी और रणथंभौर के विजय के दौरान जो यहाँ का शासक हुआ करता था वो बताइए कौन हुआ करता था? बताइए जल्दी से। हमीर देव। ठीक है, हमीर देव यहाँ के शासक हुआ करते थे। चित्तौड़ के बारे में हम लोगों ने चित्तौड़ के बारे में बार बार बात किया कि 1303 में जो चित्तौड़ का अभियान किया था वहाँ पे तब शासक हुआ करते थे राणा रतन सिंह, वहाँ के शासक हुआ करते थे जिनकी रानी थी पद्मावती। देवगिरी अभियान के दौरान, चूँकि देवगिरी का अभियान जो किया था वो 1303 में ही अभियान किया गया था देवगिरी का, और इसका नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था और वहाँ के तब शासक थे राजा रायचंद्र। ठीक है, राजा रायचंद्र, जिससे प्रसन्न होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद उनके जो पुत्र आते हैं जिनका नाम है शंकर देव या फिर सिंघल देव, अगर ऑप्शन में ये भी आए तो ध्यान रखिएगा। गुजरात के शासक रहते हैं कणदेव। ठीक है, गुजरात का अभियान इसने किया था 1299 में किया था। गुजरात के अभियान के दौरान चूँकि जब इसने अभियान किया तो राजा कणदेव द्वितीय थे, ये भी ध्यान रखिएगा, कणदेव द्वितीय ये भाग खड़े होते हैं, अपनी पुत्री जिसका नाम देवल देवी को लेकर के भाग जाते हैं और देवगिरी में जाकर के शरण लेते हैं और इनकी पत्नी जिनका नाम था कमला देवी को एक तरीके से कमला देवी खिलजी सेनाओं के हाथ लग जाती हैं और फिर ये वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाई जाती हैं और अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से विवाह कर लेता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए का 3 बी का 4। ठीक है, ए का 3 बी का 4 कहीं हमें दिख रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 3 4 2 1। रणथंभौर के राजा हमीर देव, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह, ठीक है, देवगिरी के राजा थे राजा रायचंद्र, गुजरात के थे कणदेव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि, इसे खालसा भूमि भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबल,
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये बिहार पीसेस फ्री 1994 में आया था। तो खालसा भूमि की बात करें तो किसके समय सर्वाधिक जो अधिक पैमाने पर विकसित हुई वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई। खालसा भूमि फ्रेंड उस भूमि को कहते हैं जो राज्य के नियंत्रण में रहती है, ठीक है। जो राज्य के नियंत्रण में जो भूमि रहती है उसको खालसा भूमि कहते हैं। बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व और लगान व्यवस्था के उद्देश्य से अपने भूमि जो भूमि व्यवस्था को एक तरीके से क्या किया, व्यवस्थित किया, ठीक है। इसी दौरान इसने क्या किया, चूंकि ये एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहता था तो इसके लिए इसको क्या चाहिए, एक विशाल सेना चाहिए। विशाल सेना को रखने के लिए इसको एक अधिक धन चाहिए। तो इसने क्या किया, चूंकि उस समय आय का स्रोत क्या हुआ था, कृषि आधारित, जो कृषि से जो आय का स्रोत सर्वाधिक होता था। तो जितना ज़्यादा राज्य के अधीन जो क्षेत्र होगा उतना ही राजा की आय अधिक होगी। तो उसने क्या किया कि जो उन सभी व्यक्तियों को जो पहले के शासकों के द्वारा जो भूमि दी गई थी, जिन्हें की भूमि दी गई थी, जैसे कि मिल्क के रूप में, जो मिल्क जो होता था जिसको क्या कहते थे, जो राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि जो होती थी, इनाम के रूप में, संपत्ति के रूप में, पेंशन के रूप में, वेतन के रूप में जो भूमि दी गई थी जिसको मिल्क कहा जाता था, उनको उनसे छीन लिया। वक्फ भूमियों को भी, यानी कि जो धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि थी, जो धर्म के नाम पर जो भूमि दान दी गई थी जिसको वक्फ कहा गया, उसको भी उन सारे व्यक्तियों से छीन लिया और एक तरीके से क्या किया कि सारे भूमियों को छीन करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो इससे देखिए दो चीज़ हो रही, एक तो इसका राजस्व बढ़ेगा, दूसरा ये जो भूमि जिनके पास होती थी, भूमि चूँकि एक आय का स्रोत हुआ करता था पहले के शासकों के द्वारा, जैसे कि हमने इल्तुतमिश के भी समय देखा, एकता व्यवस्था थी। एकता व्यवस्था मतलब क्या थी कि सैनिक और असैनिक जो वर्ग होते थे उनको वेतन के रूप में भूमि का टुकड़ा दिया जाता था और जिसके वजह से ये जो वर्ग होता था, जो प्रशासक वर्ग होता था, वो धीरे धीरे मजबूत होता गया। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश और शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना चाहता था तो इन अमीर वर्गों को क्या करना चाहता था, संतुलित करना चाहता था, यानी कि अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरे की शक्ति को नियंत्रित, मतलब आप इतना ऊंचे रहेंगे तब दूसरा नीचे रहेगा, तभी तो आप ऊपर रहेंगे। तो दूसरे को नीचे कर दिया, कैसे किया, उनसे उनके अधिकारों को छीन लिया, उनसे जिसके कारण वो शक्तिशाली हो रहे थे वो चीज़ छीन लिया, यानी कि भूमि को छीन लिया, आय का स्रोत खत्म हो गया, उनके पास किसी तरह के सैनिक नहीं। तो यही कारण है कि इसी के समय में जो सबसे ज़्यादा खालसा भूमि का विस्तार हो रहा है वो हमें अलाउद्दीन खिलजी के समय देखने को मिल रहा है। चलिए, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि पहले के शासकों के द्वारा जो लगभग भूमि कर लगाया जाता था वो 1/3 लगाया जाता था लगभग आय का, ठीक है, 33%। परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो वो क्या करता है, भूमि कर को क्या उत्पादन का 50% कर देता है। कौन कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। फ्रेंड, बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व को निर्धारित किया। वास्तविक आय किस तरीके से, पहले इसने भूमि की पैमाइश कराई। मान लीजिए ये भूमि है, इस भूमि की इसने पूरी पैमाइश करवाई और देखा कि इस भूमि से कितना उत्पादन हो सकता है, यानी कि कितना उपज देखा, किसी भी भूमि के में कितना उत्पादन हो रहा है तो उस उपज का इसने 50% कर निर्धारण किया। तो भूमि पैमाइश कर, उस पर लगान निर्धारण करने का कार्य किया अलाउद्दीन खिलजी ने और ये प्रथम मुस्लिम शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड, इसमें देखिए आगे चल के ना मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसा कार्य कराता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के भी द्वारा इस तरह के कार्य कराया जाता है। राजस्व का लगभग 50% करता है दोआब वाले क्षेत्र में, परंतु वो आगे चल के उसकी नीति असफल हो जाती है, अकाल वगैरह पड़ जाता है, तो उसने अपनी इस नीति को क्या किया था, वापस ले लिया था, ठीक है। दोआब वाले क्षेत्र पे इसने लगान को 50% किया था, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। बिल्कुल अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि उसने क्या किया कि पूरे भूमि पैमाइश करवाई और भूमि पैमाइश के करा करके उस भूमि पर जितना उत्पादन हो रहा था उस उत्पादन के आधार पर उसने 50% कर निर्धारित किया। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। देखते हैं अभी, उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया। बिल्कुल फ्रेंड, देखा जाए उनके प्रांतों के बिल्कुल नियंत्रित कर लिया था पूरी तरीके से, निरंकुश सत्ता स्थापित कर रहा था। शक्तिशाली सत्ता स्थापित करने के लिए उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग, जितने गवर्नर थे उनको नियंत्रित कर लिया, उनके अधिकारों को समाप्त कर लिया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं फ्रेंड। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है देखा जाए तो चूँकि इसने जो इसकी जो
ये था भूमि पैमाइश कर, जो सरकारी जो कर्मचारी हुआ करते थे, जो लगान वसूलते थे, तो ये जो लगान वगैरह की जो व्यवस्था हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है कई इतिहासकारों के द्वारा कि ये जो दिल्ली और उसके आसपास यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र में ही लागू की गई थी, ना कि इसके द्वारा जितने भी क्षेत्र यानी कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उन सारे क्षेत्रों में इसको लागू नहीं किया गया था। तो इसलिए हमारा ये चीज़ तो गलत हो गई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए फ्रेंड? हमारा आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए 14 का? सी होना चाहिए। और चूँकि ऐसा माना जाता है कि इसके आसपास के ही क्षेत्रों में, दिल्ली और सीमावर्ती क्षेत्रों में ही इसने जो अपनी जो नई नीति लेके आया था उसको इसने लागू किया था। और इन सब चीज़ों के लिए यानी कि अपने राजस्व को अपने राजस्व वसूली के लिए एक वित्त विभाग की स्थापना किया था और उस वित्त विभाग का नाम था दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किया था, जो कि बकाया राजस्व को क्या करता था? वसूल करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हमारा कि कथन और कारण दिया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो देखिए हमारा कथन और कारण देख लीजिए, क्या यही बात है कि वो इसलिए अपने बाजार नियंत्रण को स्थापित किया, या फिर जिसको हम बाजार नियंत्रण कह सकते हैं या फिर मूल्य नियंत्रण व्यवस्था कह सकते हैं, उसको लागू करने का उद्देश्य क्या यही था कि वो अपने कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था? फ्रेंड ऐसा नहीं है। तो चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया, तो ये हमारा ये तो सही हो जाएगा फ्रेंड देखिए, जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसने अपने मतलब बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को इसने स्थापित किया। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इसके बाजार जो नियंत्रण जो व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो अमीर खुसरो के खजाइन उल मुल्क से ही हमें खजाइन उल फुतहू से ही हमें जानकारी मिलती है। बरनी के तारीख़ फिरोज शाही से भी हमें जानकारी मिलती है। और एक और मतलब और अगर आपने इब्न बतूता के नाम के बारे में सुना होगा, इब्न बतूता जो कि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी का पद भी दिया था। तो उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम रहेला है। इन सब के बारे में इन सब से हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति की जानकारी मिलती है। चूँकि उसने कहा कि जो बरनी हैं जिन्होंने ये लिखा था, जो तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाज़ार नीति को स्थापित किया। इसका जो उद्देश्य हुआ करता था, इसका उद्देश्य भी समझ लीजिए फ्रेंड कि बरनी के अनुसार कम खर्च पर अधिक सेना रखना और साथ ही साथ हिंदुओं को दंड देना। फ्रेंड देखिए, कम खर्च पर अधिक सेना रखना कैसे है? ये सेनाओं को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। पहले के सेनाओं को क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती थी। इसने नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन देने के लिए क्या किया कि इसने फिर क्या किया कि बाजार में जो वस्तुएं होती थी उनके दामों को इसने सीमित कर दिया, नियंत्रित किया। जैसे कि जो दैनिक इस्तेमाल की जो वस्तुएं होती थी उनका एक उसने सूची बनाई और उन वस्तुओं की कीमत को इसने नियत कर दिया ताकि अगर वस्तुओं की कीमत जो है न ज़्यादा बढ़ सके। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो सैनिकों को क्या करना पड़ेगा? उसको अधिक वेतन देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी भी तो बढ़ानी पड़ेगी। और फिर उसके चूँकि इसके समय माना जाता है कि 4,75,000 इसकी अस्थायी सेना रहती है। अस्थायी सेना रखने वाला भी प्रथम शासक रहता है। तो उन अस्थायी सेना को रखने के लिए इसका खजाना ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसने बाजार में क्या किया? बाजार व्यवस्था को इसने स्थापित किया था। तो मूल्य नियंत्रण जो लागू किया था वो दिल्ली में किया था और बहुत जगह माना जाता है ये व्यवस्था दिल्ली और दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में रहती थी, क्योंकि लगभग इसकी जो सेनाएं थी वो वहीं पे ज़्यादा रहा करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अलाउद्दीन ने किया, उसने आवश्यक वस्तु के दाम घटाए और उन सामानों के लिए एक अलग बाजार स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, हमने ये देखा कि उसने जो दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं को उसने एक सूची बनाई, उन वस्तुओं के दाम को उसने घटाया और खासकर जो सैनिकों के द्वारा जिन वस्तुओं का डेली इस्तेमाल किया जाता था, दैनिक जीवन में डेली इस्तेमाल किया जाता था, उन वस्तुओं पर विशेष इसने ध्यान दिया। पहला सही है। सभी मध्यस्थों को, जो मध्यस्थ हुआ करते थे, जो मीडिएटर हुआ करते थे, जो बिचौलिए हुआ करते थे, को हटाकर राज्य की भूमि राजस्व मांग को घटाया। ठीक है, राज्य की भूमि राजस्व मांग को घटाया। तो क्या ये सही है फ्रेंड? ये गलत है। ठीक है, राजस्व मांग को घटाया नहीं, राजस्व मांग को बढ़ा दिया। भाई इससे तो लगभग 50% ये कर ले रहा है। और उल्टा इतना ही नहीं, इसके द्वारा और भी अन्य तरीके का कर लिया जाएगा। तो राजस्व की मांग को इसने बढ़ाया था। विभिन्न प्रकार की भूमि उपहारों जैसे इनाम, वक्फ आदि को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है।
राज्य के युद्ध में लूट के माल के हिस्से को 80% से घटाकर इसने क्या किया था, 20% कर दिया था। फ्रेंड, जो लूटा हुआ माल था उसको खम्स कहा जाता था, ठीक है, खम्स कहा जाता था। तो पहले जो खम्स हुआ करता था वो शासक 20% लिया करते थे। तो चूंकि अब इसने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था और जो सैनिक होते थे वो दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करते थे, वहाँ लूट का माल लेकर के आते थे, तो उस लूट के माल का 20% पहले के शासकों को इन सैनिकों के द्वारा दे दिया जाता था। परंतु जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये बोलता है कि भैया तुमको वेतन तो मिल ही गया, तुम क्या करोगे लूट का माल का। तो वो बल्कि स्वयं क्या करता था, 80% स्वयं रखने लगा और 20% इन सैनिकों को दे दिया। तो ये भी हमारा सही है। तो खम्स का इसने क्या किया, उलट दिया। जो पहले 20% शासक लेता था अब ये 80% हो गया, ठीक है, ये सही है। किसी भी महानुभाव सज्जन व्यक्तियों में अपनी पूर्वानुमति के बिना वैवाहिक जुड़ाव को मना कर दिया। ये भी सही है फ्रेंड, क्योंकि अगर विकल्प में देखें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो हमें दिखा रहा हो कि 1, 3, 4, 5 ऐसा नहीं है। चूँकि आप हमें यहाँ पे जो आंसर हमको लिखना पड़ेगा, जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा सी। चूँकि 5th भी सही है फ्रेंड। जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसके बहुत विद्रोह होते हैं। तो ये विद्रोहों को नियंत्रित करने के लिए, विद्रोह कौन कर रहा है, वो अमीर वर्ग कर रहे हैं, उलेमा वर्ग कर रहे हैं। तो ये क्या करते थे, तो जो नवीन मुसलमान हुआ करते थे, नवीन मुसलमान वही जो ये मंगोल वगैरह आए थे और जो अपने आप को इस्लाम स्वीकार करके गद्दी पर मतलब यहाँ दिल्ली वगैरह के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित हो गए थे, उनके द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। तो ये क्या मध्य एशिया के लोगों से, तुर्कों से अपने संबंध स्थापित करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे और ये सब मिल करके राजा के मतलब विरोध विद्रोह कर देते थे। तो इसको नियंत्रित करने के लिए इसने क्या किया कि वैवाहिक जुड़ाव को क्या किया, मना कर दिया। यानी कि पहले राजा से अनुमति लो कि किससे विवाह करना है, राजा को बताया आप किसी से भी ऐसा वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए। तो बाजार सुधार किसने लागू किए, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, बलबन ने। तो बताइए आंसर क्या है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार सुधार को लागू किया गया। बाजार सुधार को लागू करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की इसकी नियुक्ति की गई, जिसमें से था पहला दीवाने रियासत था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रियासत, दीवाने रियासत, जो कि ये माना जाता था कि ये सर्वोच्च अधिकारी होता था एक तरीके से। जो अभी हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं ना, वित्त मंत्री, तो दीवाने रियासत वही हुआ करता था। और दीवाने रियासत पर नियुक्त होने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था मलिक याकूत, ठीक है, मलिक याकूत। ये पहला वित्त मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और ये सर्वोच्च अधिकारी होता था बाजार सुधार का। और इसके द्वारा जो कार्य किया जाता था, ये व्यापारिक वर्गों को क्या करता था, नियंत्रण रखता था और जो राज्य के द्वारा जो आर्थिक नियम वगैरह बनाए जाते थे उनको ये बाजार में लागू करवाता था। दूसरा जो पद था साहने मंडी था और तीसरा था बरीदे मंडी था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। फ्रेंड वही प्रश्न आ गया फिर से कि अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फ्रेंड इसका तो आंसर आप लगा ही दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। बाकी मैंने बता दिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर देखें तो देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 में आया, यूपी पीसीएस में 2010 में आया था, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री अगेन 2004 में ये प्रश्न आया था। तो काफ़ी वेटेज इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया। जो प्रयास था, कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फ़ायदा पहुँचा, बहुत सफलता प्राप्त की, शासकों को जनमानस तक दूर किया, काफ़ी ज़्यादा सफलता इससे प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास काफ़ी ज़्यादा सफल रहे थे। तो आंसर हमारा बी हो गया। चलिए, दागना पद्धति, जिसको घोड़ों को दागा जाता था, ठीक है, और चेहरा, ठीक है, जिसको हुलिया लिखवाना कहते थे, यानी कि सिपाहियों का वर्णात्मक विवरण, जिसको हुलिया, ठीक है, सिपाहियों का हुलिया लिखवाना, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, किस शासक के द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, अकबर के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा और सिपाहियों की हुलिया लिखवाने की प्रथा शुरू की गई थी। देखिए ये जो काफ़ी ज़्यादा ये अस्थायी सेना रखता था, तो काफ़ी
जो सेनाएं इसकी वेल ट्रेंड होती थी, तो अपने सेनाओं को एक तरीके से हुलिया लिखवाना क्या होता है फ्रेंड, अभी भी आप देखिए तो जो सेना होते हैं जाते हैं, जब वो ट्रेनिंग के दौरान उनके हुलिया लिखा जाता है, उनकी हाइट कितनी है, उनकी एक तरीके से लंबाई चौड़ाई पूरी तरह से लिखना, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इनका हुलिया लिखवाया जाता था, ठीक है, ताकि वो आम सेनाओं से, आम व्यक्तियों से मिल न जाएँ, ठीक है, उनको ट्रेंड किया जाता था। और इसी तरह घोड़े के दागने की प्रथा का शुरुआत इसलिए इसने किया, देखिए घोड़े होते थे, एक शाही घोड़े होते थे जो कि अच्छी नस्ल के होते थे, और एक नॉर्मल घोड़े हुआ करते थे। तो ये अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे उनको ये दाग देता था, इससे ये पता चल जाता था कि ये राज्य के घोड़े हैं। तो ये जो घोड़ों को दागने की और सिपाही के हुलिया लिखवाने की प्रथा क्या किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था, किसने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। घरी अथवा गृह कर जो कि आवास कर होता था, कौन था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखा जाए तो दो नवीन करों को लाया गया, एक नवीन कर था आपका घरी और दूसरा था चराई कर, ठीक है। तो दो नवीन करों को प्रस्तुत किया गया, घरी जो कि एक आवास कर होता था जिसे हम गृह कर कहते हैं, और एक चराई कर जो कि दुधारू जानवरों पर, दुधारू पशुओं पर लगता था, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, जो दूध देते थे उन पे चराई कर लगाया जाता था। तो ये भी देखा जाए तो कितना एक तरीके से ये कितना जो शासक और जो प्रजा के ऊपर कितना ज़्यादा आर्थिक बोझ डाल रहा है। एक तरीके से उत्पादन का ऑलरेडी ये 50% ले रहा है, फिर घर गृह कर ले रहा है, फिर चराई कर ले रहा है। यही कारण रहता है कि जब ये इसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो इसके द्वारा ये जो बाजार व्यवस्था जो स्थापित की जाती है, बाजार नियम जो नियंत्रण व्यवस्था और लाया गया था इसके द्वारा, वो पूरी तरीके से असफल हो जाती है। पूरी तरीके से जो इसके द्वारा आर्थिक सुधार जो किए गए थे वो समाप्त किए जाते हैं, अन्य आगे के शासकों के द्वारा उसको चलाया नहीं जाता है। मुझे नहीं मालूम क्या कानून है, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य के आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। ये किसने कहा था, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, रज़िया सुल्तान ने। तो आंसर क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका मानना था कि राजा के जो शब्द हैं वही कानून है, राजा जो बोल दे, राजा सबसे ऊपर है, ठीक है, और राजा के शब्द ही कानून है। वो हमेशा उसके कानून उसी हिसाब से बनेंगे जो राज्य की आवश्यकता अनुसार, जो राज्य के हित में होंगे, ठीक है। वो कौन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1306 में, 6 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी, ठीक है। 1306 में लगातार मंगोलों का आक्रमण हो रहा है, हम देखने को मिल रहा है, और 1306 में फ्रेंड 6वां आक्रमण होता है। किसके, मंगोल आक्रमण होता है, किसके नेतृत्व में होता है, कबक खां के नेतृत्व में। तो उस दौरान जो है इन दोनों के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का और अलाउद्दीन खिलजी की सीमा का, राज्य की सीमा का और मंगोलों के जो बीच का जो सीमा रेखा कौन सी नदी बन जाती है, व्यास, रावी, सिंधु, सतलज। ये यूपी पीसीएस प्री 2014 में ये प्रश्न आया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी जो होती है 1306 में मंगोलों की और खिलजी वंश की यानी खिलजी साम्राज्य की बीच की वो बन जाती है, सीमा बन जाती है, ठीक है। और इस समय 6वां आक्रमण हुआ था और कौन क्या था, कबक खां के नेतृत्व में किया गया था। और इस नेतृत्व में जो और यहाँ से जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना का नेतृत्व किया था वो क्या था, अपना मलिक काफूर, और दूसरा था गाजी मलिक के द्वारा किया गया था। और इनको इसने रोक दिया था, इसी नदी पर रोक दिया था मंगोलों को, और यही सीमा बन जाती है रावी नदी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में सही कौन सा सही नहीं है। देखिए एक समय रियासत दिया, एक तरफ शासक दिया, वही रियासत है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस रियासत से संबंधित शासक। तो देखिए पहला है देवगिरी। फ्रेंड देवगिरी के शासक पहले सर्वप्रथम कौन थे, रामचंद्र देव थे, जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। परंतु जब उसका पुत्र आता है 1313 में, उसने विरोध कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करने से, और उसका नाम क्या था, शंकर देव, ठीक है। शंकर देव था, जिसे हम सिंघल देव के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंघल देव के भी नाम से जानते हैं। और इसकी क्या होता है, इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा परास्त किया जाता है, यानी कि जो सेनापति रहता है क्या नाम है, मलिक काफूर, और इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तो हमारा पहला सही है। दूसरा देखिए वारंगल, ठीक है। वारंगल में जो वारंगल के काकतीय थे, काकतीय
वंश के जो सेना थे क्या वो रामचंद्र देव थे? फ्रेंड ये चीज़ गलत है, क्योंकि जस्ट हमने बात किया कि देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, जिसने अधीनता स्वीकार की थी, जिसको राय रायन की उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो जो वारंगल था यानी कि जो तेलंगाना के जो काकतीय वंश का शासक था वो था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ध्यान रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। और इस समय देखा जाए तो वारंगल के समय में इसने पहले तो 1303 में जब मलिक काफूर ने इस पर आक्रमण किया था तो प्रताप रुद्रदेव से ये पराजित हो जाता है। पुनः 1308 में वारंगल पर आक्रमण करता है और उस समय प्रताप रुद्रदेव क्या करते हैं कि ये काकतीय वंश के शासक हैं। इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये गलत है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। काकतीय वंश का शासक रहते हैं और इस समय 1308 में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। कारण ये था अलाउद्दीन खिलजी की इस समय शक्ति जो थी स्थापित हो गई थी। उनसे देखा कि किस तरीके से उसने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों को उसने पराजित कर दिया था, दक्षिण भारत में भी विभिन्न अभियान कर रहे थे। तो इस कारण से प्रताप रुद्रदेव इनकी शक्तियों को देखते हुए खुद ही अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और कहा जाता है कि अपनी अधीनता को स्वीकार करने के चिन्ह के रूप में इन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और इस सोने की मूर्ति पर इन्होंने एक सोने का माला बनवा। उसी सोने की माला में इन्होंने कोहिनूर हीरा को लटका करके किसको, अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। ठीक है, अपनी अधीनता को स्वीकार करके। यही कोहिनूर का हीरा जो काकतीय वंश से प्राप्त होता है और आगे चल करके ये मुगलों के हाथ लगता है, फिर किस तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है, तो वो यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे हमारा वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, ना कि चंद्रदेव थे। होयसल फ्रेंड जो अपना द्वार समुद्र के होयसल हुआ करते थे, ये बिल्कुल सही है, वीर बल्लाल तृतीय। ठीक है, यहाँ पे वीर बल्लाल तृतीय होना चाहिए। और वीर बल्लाल वो नहीं कि जो एक मूवी आई थी बाहुबली, वो उसके वीर बल्लाल नहीं है, ये अलग है वीर बल्लाल, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो मदुरा के पांड थे, मदुरा जिसको माबर राज्य भी कहते थे। माबर राज्य कारण ये था कि जो मदुरा का उस समय क्षेत्र हुआ करता था उसके अधीन मालाबार तट भी आता था, इस कारण इसको हम माबर क्षेत्र भी कहते थे, माबर राज्य भी कहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मदुरा के जो पांड्य थे उसका एक शासक था वीर पांड्य और दूसरा शासक था सुंदर पांड्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि वारंगल का शासक रामचंद्र नहीं बल्कि प्रताप रुद्रदेव थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और किसके काल में किया? ठीक है, तो किसके काल में किया था? जहाने मकबूल ने फिरोज तुगलक के काल में, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के काल में, बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के शासनकाल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का पूरा अभियान किया था। कन्याकुमारी तो कहा जाता है रामेश्वरम मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, वहाँ पे देखा जाए तो मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, उस तरीके से बात करें तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा इसको धन दौलत प्राप्त हुई थी। और इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, चूँकि मलिक काफूर भी दक्षिण अभियान, मलिक काफूर के साथ जो इतिहासकार जिनका नाम है अमीर खुसरो भी उनके साथ गए थे। और इन सब के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो खजाइन उल फुतह से हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन किया था? ये तो आप तुरंत बता देंगे कि खिलजी वंश से पहले कौन सा शासन था और खिलजी वंश के बाद में कौन सा शासन आया। तो गुलाम वंश और तथा लोधी वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक तथा लोधी। तो हमारा आंसर क्या हो, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश यानी खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश था जिसका समय क्या था, 1206 से लेकर के 1290। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश आता है जिसका समय क्या है, 1290 से लेकर के 1320। और खिलजी वंश के बाद समय फ्रेंड आएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित तुगलक वंश, जिसका समय देख लीजिए 1320 से लेकर के 1414 माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहले तुगलक वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आएगा और अंत में सबसे अंत में लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसको 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल सत्ता की नींव रखते हैं कौन, बाबर। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पद्मावत की रचना की गई। पद्मावत जिसके बारे में हमें रानी पद्मावती और राजा जो चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उसकी रचना किसने किया था, सूरदास तुलसीदास द्वारा
मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, अमीर खुसरो द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने, इन्होंने 16वीं शताब्दी में इसकी रचना किया था शेरशाह सूरी के समय में। शेरशाह सूरी फ्रेंड जब हम लोग मुगल पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे शेरशाह सूरी। इनका समय देख लीजिए 1540 से लेकर के 1555 था। मात्र 15 वर्षों तक ये सूरी वंश रहता है। उसी के समय मलिक मोहम्मद जायसी रहते हैं और उन्होंने पद्मावत की रचना की थी। और इनकी जो रचना है ना वो अमीर खुसरो की जो रचना है, क्या बताया था हमने, खजाइन उल फुतह। अभी तक तो रट गया होगा, इतनी बार मैंने नाम बताया, ठीक है। खजाइन उल फुतह पर आधारित थी, ठीक है। उसी में कहानी बताया गया था। अमीर खुसरो जिन्हें हिंदी में कविता लिखने वाला प्रथम मुस्लिम भी कहा जाता है। और हम आगे जब हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे तो अमीर खुसरो से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा खिलजी वंश को, हम लोगों ने खिलजी वंश से संबंधित सारे प्रश्नों को देखा। और मेरी जैसे पूरी कोशिश थी खिलजी वंश से जितने भी प्रश्न आए थे उनको एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए। चूँकि इस चैप्टर से संबंधित और भी प्रश्न हैं, लेकिन अगर आप लोग क्लास कर लेंगे तो आपको और भी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो फ्रेंड अगर आपको ये चीज़ सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।